अरे इसके तो वही लक्षण दिख रहे हैं जो रिया बता रही थी। इसका मतलब विक्रांत ने अपना काम 3 महीने पहले ही तमाम कर दिया था। हमारा तो जैकपॉट लग गया। ओए कुलक्षणी, सुबह सुबह क्या नाटक फैला रखा है? उल्टा सीधा कुछ भी बाहर का खा लेती है और यहाँ आकर उल्टियाँ करती है। चल उठ और काम पर लग। मामी जी मुझे बहुत चक्कर। आस्था चक्कर खाकर बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। घर में इस समय गांव से आस्था के नाना नानी पद्मिनी जी भी आए हुए हैं। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आनंद आस्था की जांच करके कमरे से बाहर आते हैं। पूरा परिवार हॉल में जमा होता है। अरे डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? अरे सुबह सुबह अचानक बेहोश कैसे हो गई? दीनानाथ जी, घबराने की कोई बात नहीं है। लड़की कमजोरी की वजह से बेहोश हुई थी, लेकिन बात यह है कि यह लड़की गर्भवती है। करीब 3 महीने का गर्भ है इसका। डॉक्टर की बात सुनकर नानी जी के हाथ से पानी का गिलास गिरकर फर्श पर चूर चूर हो जाता है। डॉक्टर बाबू, ये आप क्या कह रहे हो? मेरी बच्ची की तो अभी शादी भी नहीं हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है? हाय दैया, मर गई रे। मैंने तो पहले ही कहा था कि सावारा लड़की के लक्षण ठीक नहीं है। हमारी शरीफों की इज्जत को सरे बाजार मिट्टी में मिला दिया इस कुलक्षणी ने। नाना जी ये देखिए, अपनी लाडली यूनिवर्सिटी टॉपर के काले कारनामे। मेरी एक सहेली ने मुझे तस्वीरें भेजी थी। मुझे तो पहले यकीन नहीं हुआ, पर आज डॉक्टर ने भी मुहर लगा दी है। ये हमारे कॉलेज के गुंडे विक्रांत के साथ रातें मना रही थी। नहीं नाना जी, भगवान के लिए मुझ पर विश्वास कीजिए, ये सब झूठ है। विक्रांत ने मुझसे शादी का वादा किया था, उसने मुझे धोखा दिया। मुझे नहीं पता था ये सब कैसे हुआ। अरे धिक्कार है तुझ पर। तेरे माँ बाप की मौत के बाद मैंने सोचा था कि तेरी परवरिश में कोई कमी न रहे, इसलिए अपनी आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम करने का फैसला किया था, और तूने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। हमारे खानदान के मुंह पर कालिख पोत दी। निकल जा हमारे घर से। 3 महीने के बिना बाप के पाप को लेकर तो हमारे घर में नहीं रह सकती। चली जा यहाँ से और जाकर किसी कुएं में डूब मर। मामी आस्था को जोर से धक्का देकर सड़क पर निकाल देती हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। आस्था भीगे कपड़ों में बिखरे बालों के साथ पागलों की तरह विक्रांत को ढूंढती हुई पहुंचती है। विक्रांत अपने दोस्तों के साथ बैठकर सिगरेट पी रहा है और हंस रहा है। विक्रांत मुझे मेरे मामा के घर से निकाल दिया, नाना जी ने भी मुझे छोड़ दिया। हमारे बच्चे के बारे में सबको पता चल गया है। विक्रांत प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैं इस हाल में कहाँ जाऊंगी? तुमने तो मुझसे प्यार किया था ना। अरे चल, कौन सा बच्चा, किसका बच्चा है? और शादी? अरे वो बहन जी टाइप लड़की, तो जैसी सीधी सादी लड़कियों को तो ये विक्रांत सिर्फ अपने मजे के लिए इस्तेमाल करता है। अपनी शक्ल देखी है आईने में? चल भाग यहाँ से। और ये मेरा बच्चा नहीं है, समझा? विक्रांत बाइक स्टार्ट करके धूल उड़ाता हुआ चला जाता है। आस्था सड़क के बीचों बीच घुटनों के बल बैठकर छाती पीटकर रोने लगती है। उसी शाम आरव को कॉलेज के एक दोस्त से पता चलता है कि आस्था को घर से निकाल दिया गया है। वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है। तभी उसे रिया और सोनू एक कोने में खड़े होकर हंसते हुए दिखाई देते हैं। आरव एक दीवार के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनता है। भाई मजा आ गया। मम्मी ने उस आस्था को बाल पकड़कर घर से बाहर फेंक दिया। बुढ़ऊ नाना जी पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम लिख रहे हैं। विक्रांत को जो हमने 2 लाख रुपए दिए थे वो वसूल हो गए। हाँ, रिया वो बेवकूफ आस्था सोच रही थी कि विक्रांत उसे सच्चा प्यार करता है। उसे क्या पता कि वो कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर जो तस्वीरें खींची थी वो सब हमारा प्लान था। हे भगवान, तो ये सब इन दोनों भाई बहन और उस मामी की साजिश थी। उन लोगों ने मासूम आस्था को जाल में फंसाकर उसका फायदा उठाया और बदनाम किया। आस्था बिल्कुल बेकसूर है। मुझे उसे ढूंढना होगा इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठा ले। आस्था पिछले 3 दिनों से भूखी प्यासी सड़कों पर भटक रही है। पैरों में छाले पड़ चुके हैं। वो एक सैंडविच स्टॉल के पास पहुंचती है जहां एक लड़का सैंडविच खरीद रहा है। भैया प्लीज मुझे बस एक सैंडविच दिलवा दो ना, भगवान के लिए एक सैंडविच दिलवा दो। 3 दिन से भूखी हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, वो मर जाएगा प्लीज। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि आरव है। जैसे ही वो आस्था की आवाज सुनता है वो झटके से मुड़ता है। आस्था की यह हालत देखकर उसके हाथ से सैंडविच का पैकेट जमीन पर गिर जाता है। आस्था, तुम इस हाल में? ये भगवान, मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। आरव तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से, मत छुओ मुझे। मैं एक बदचलन कलंकित लड़की हूँ। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मुझे मर जाने दो। चुप हो जाओ आस्था, एक शब्द भी मत कहना। तुम कोई कलंकित लड़की नहीं हो। मैं सब जानता हूं कि तुम्हारे साथ क्या साजिश हुई है। चलो मेरे साथ। जब तक तुम्हारा ये आरव जिंदा है तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आरव आस्था को हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर लाता है। हॉल में उसके पिता रामाशंकर और माँ शारदा बैठी हैं।
आस्था की हालत देखकर दोनों चौंक कर खड़े हो जाते हैं। आरव, ये कौन सी लड़की है और इसकी ये हालत? तू इसे इस वक्त हमारे घर क्यों लेकर आया है? माँ, ये मेरी क्लासमेट आस्था है। इसके अपनों ने इसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और इसे प्रेग्नेंट हालत में घर से निकाल दिया है। ये आज से हमारे घर रहेगी। क्या तू पागल हो गया है आरव? ये लड़की कुंवारी माँ बनने वाली है, किसी और के पाप को पेट में पाल रही है और तू इसे हमारे शरीफ घराने की बहू बनाएगा। समाज हमें जीने नहीं देगा, लोग हमारे मुंह पर थूकेंगे। रमाशंकर जी, समझाइए अपने बेटे को। अरे अब शादी कोई खेल नहीं है, तो किसी और के बच्चे को अपना नाम देने की बात कर रहा है। पिताजी, पाप करने वाला पापी होता है। जो मासूम उस साजिश का शिकार हुई वो पापी कैसे हो गई? मैं आस्था को पिछले 2 साल से मन ही मन सच्चा प्यार करता हूँ। अगर आज हमने इसे सहारा नहीं दिया तो ये और इसका अजन्मा बच्चा दम तोड़ देंगे। माँ, क्या आपकी ममता इतनी कमजोर है कि तड़पती हुई लड़की को अपनी चौखट पर जगह नहीं दे सकती? शारदा जी कोने में खड़ी कांपती आस्था की तरफ देखती हैं। उनका ममतामयी दिल पिघल जाता है। वो आस्था को अपनी छाती से लगा लेती हैं। नहीं मेरे बच्चे, तूने मेरी आंखों पर बंधी समाज की पट्टी खोल दी। मैं तेरी शादी इससे कराऊंगी। अब ये हमारे घर की इज्जत है। अगले दिन मंदिर में सादगी से भगवान के सामने आरव आस्था की मांग में सिंदूर भरता है और उसे मंगलसूत्र पहनाता है। रात को बेडरूम में आस्था बेड के कोने में सिमट कर बैठी है। वो कांप रही है। आरव कमरे में आता है और जमीन पर अपना बिस्तर लगाने लगता है। आरव, तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। आस्था, तुम मेरी पत्नी हो और सबसे पहले मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम आराम से बेड पर सो। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रात के 2 बजे आस्था अचानक सपने में विक्रांत और मामी का चेहरा देखकर चीखते हुए उठती है। नहीं, मुझे मत मारो विक्रांत, छोड़ दो मुझे। शांत हो जाओ आस्था, शांत हो जाओ। देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आरव आस्था को संभालता है। 1 और महीना बीत गया है। आस्था का 5 महीने का पेट अब थोड़ा दिखने लगा है। वो सास शारदा जी के साथ तुलसी के पौधे में दिया जलाने आती है। तभी पड़ोस की कलेशी, काली और कलूटी वहां आ धमकती हैं। अरे शारदा बहन, राम राम। जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारी इस नई बहू को। हाय राम, वैसे शादी को तो अभी जुम्मा 1 महीना हुआ है, लेकिन बहू का पेट तो ऐसा दिख रहा है जैसे 5-6 महीने बीत गए हो। क्या बात है? हाय राम, आजकल के बच्चे शादी से पहले एडवांस हो गए क्या? ओए कलेशी, काली कलूटी, अपने इस मुंह को जरा बंद ही रखो तो बेहतर होगा। मेरी बहू के बारे में एक शब्द भी फालतू मत बोलना, वरना घर में घुसकर जुबान खींच लूंगी। सुनिए चाची, आस्था मेरी पत्नी है और हम दोनों कॉलेज में पिछले 2 साल से साथ में हैं। ये मेरा बच्चा है और हमारे घर की इज्जत है। अगर दोबारा हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाई तो मानहानि का ऐसा केस ठोकूंगा कि बुढ़ापा जेल में चक्की पीसते हुए कटेगा। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। आस्था को ससुराल में पूरा सम्मान दिया जा रहा था, लेकिन अगले दिन आरव की नागिन बुआ और जहरीली मौसी मिलने आती है। वो सोफे पर बैठी हैं। शारदा जी चाय लेकर आती हैं। आस्था उनके पीछे खड़ी है। शारदा, पूरे खानदान में थू करवा दी तुमने। इस आवारा बच्चलन लड़की को तुम अपने घर की बहू बनाकर बैठी हो। इसके पेट में किसका पाप पल रहा है? सही कह रही है जिज्जी, ये लड़की तो इस घर का भी नाश कर देगी। आरव की जिंदगी तबाह कर दी इसको लक्ष्मी ने। नागिन और जहरीली जीजी, बस बहुत हुआ। आप दोनों हमारे घर मेहमान बनकर आई हैं तो मेहमान की तरह रही है। और अगर आप दोनों को हमारी बहू से इतनी दिक्कत है तो इस घर के दरवाजे आप दोनों के लिए अभी और इसी वक्त बंद किए जाते हैं। निकल जाइए यहाँ से। अच्छा, तो बहू के आते ही बहन साली पर आए हो गए। चलो री मौसी। नागिन और जहरीली दोनों मुंह बनाकर वापस चली जाती हैं। अगले दिन आरव आस्था को लेकर डॉक्टर के पास नियमित चेकअप के लिए गया है। जैसे आरव और आस्था क्लिनिक से बाहर निकलते हैं, लॉबी में विक्रांत अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ खड़ा दिखाई देता है। अरे अरे, देखो कौन आया है। मेरी पुरानी यूज्ड इस्तेमाल की हुई आइटम। क्यों आस्था, मामा के घर से लाद पड़ी तो इस नए बकरे को फंसा लिया? क्यों भाई आरव, दूसरों का छोड़ा हुआ माल चखने में बड़ा मजा आ रहा है क्या? पहले तो मैंने ही इसका मजा। ढिशुम, आरव का एक जोरदार घूंसा विक्रांत के मुंह पर पड़ता है। विक्रांत के मुंह से खून निकलने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ओए कुत्ते की दुम, अगर दोबारा मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो इन हाथों से तेरी जान ले लूंगा और मुझे जेल जाने का कोई गम नहीं होगा। आरव, जाकर अपने साले और साली को मार। मुझे क्यों मार रहा है? असली साजिश तो उन्हीं ने की थी। आरव अपने कॉलेज के कुछ वफादार दोस्तों को फोन करके विक्रांत को किडनैप कर लेता है और एक सुनसान जगह ले जाता है। अंधेरे कमरे में विक्रांत एक लोहे की कुर्सी से बंधा हुआ है। अरे भाई, मुझे छोड़ दो यार, प्लीज मुझे मत मारो। तुम ये क्या कर रहे हो? ये गैर कानूनी है, तुम पर पुलिस केस हो जाएगा। अरे पुलिस केस तो तुझ पर होगा विक्रांत, और ऐसा होगा कि तेरी पूरी जवानी जेल के सलाखों के पीछे सड़ते हुए कटेगी।
सीधे सीधे इस कैमरे के सामने सच उगल, और वो असली तस्वीरें और वीडियो कहाँ है, सच बोल, वरना इस लकड़ी से तेरा चेहरा ऐसा जलाऊंगा कि कोई लड़की तेरी तरफ देखेगी भी नहीं। अरे मैं बोलता हूँ, मैं ये सब सच बोलता हूँ। साजिश मेरी नहीं थी। आस्था के मामा के बेटे सोनू और बेटी रिया ने मुझे 2 लाख रुपए कैश दिए थे ताकि मैं आस्था को प्यार के जाल में फंसाऊं। फिर उन्होंने मुझे वो नशीली दवा दी थी जो मैंने आस्था के कोल्ड ड्रिंक में मिलाई थी। वो तस्वीरें और वीडियो भी सोनू ने ही मेरे फोन में अपने फोन में ट्रांसफर की थी ताकि वो अपनी नाना जी को दिखाकर आस्था को जायदाद से बेदखल कर सके। मेरा फोन चेक कर लो, उसमें रिया के सारे व्हाट्सएप चैट्स और वॉइस नोट्स अभी भी सेव हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो। बहुत बढ़िया विक्रांत, तुमने खुद अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिए। रोहन, इसे यहीं बांध कर रखो और इंस्पेक्टर विजय को फोन करो। अगले दिन आरव अपनी कार में लैपटॉप और पेन ड्राइव लेकर कोर्ट की तरफ जा रहा है। कोर्ट खचाखच भरा हुआ है। जज अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कटघरे में मामी सुमन, रिया और सोनू खड़े हैं। दूसरी तरफ व्हील चेयर पर 7 महीने की प्रेग्नेंट आस्था बैठी है। उसके पीछे आरव, उसकी मां शारदा जी और बूढ़े नाना नानी दीनानाथ जी खड़े हैं। माय लॉर्ड, मेरी मुवक्किल सुमन जी, उनके बेटे सोनू और बेटी रिया पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। असली गुनहगार तो ये लड़की आस्था है। इसका चरित्र कॉलेज में शुरू से ही खराब था। इसने अपनी मर्जी से विक्रांत के साथ संबंध बनाए और जब ये प्रेग्नेंट हो गई तो अपने मामा मामी की करोड़ों की जायदाद हड़पने के लिए उन पर साजिश का झूठा इल्जाम लगा दिया। अरे ये सब झूठ है, झूठ है ये सब वकील साहब। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। ऑर्डर, ऑर्डर। दीनानाथ जी, कोर्ट की मर्यादा बनाए रखिए। वकील साहब, क्या आपके पास अपनी बात को साबित करने का कोई ठोस प्रमाण है? हाँ माय लॉर्ड, खुद विक्रांत जो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। विक्रांत, बताओ कोर्ट को क्या सच है? क्या तुमने सुमन जी के कहने पर कुछ किया? नहीं माय लॉर्ड, मुझसे गलती हुई थी, लेकिन सच यह है कि आस्था ने ही मुझसे कहा था कि अगर मैं उसका साथ दूंगा तो वो अपने नाना की आधी जायदाद मुझे दे देगी। रिया और सोनू तो बेकसूर हैं। पूरी अदालत में कानाफूसी शुरू हो जाती है। तभी आरव जज की इजाजत लेकर कटघरे में आता है और उसके हाथ में एक रिमोट और पेन ड्राइव है। माय लॉर्ड, झूठ के पैर नहीं होते। वो ज्यादा देर तक कोर्ट के सामने खड़ा नहीं रह सकता। वकील मेहरा जी कह रहे हैं कि मेरी पत्नी आस्था ने साजिश की। अब जरा कोर्ट के इस बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन पर देखिए जिसे इंस्पेक्टर विजय ने वेरीफाई किया है। प्रोजेक्टर स्क्रीन ऑन होती है। स्क्रीन पर सबसे पहले मामी सुमन और सोनू के बैंक अकाउंट की डिटेल्स फ्लैश होती है। ठीक उसी रात जिस रात आस्था के साथ वो घिनौनी हरकत हुई थी, सोनू के अकाउंट से विक्रांत के अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। ये देखिए माय लॉर्ड, ये है वो 2 लाख रुपए की कीमत जो एक लड़की की इज्जत और जिंदगी बर्बाद करने के लिए इस भाई सोनू और मामी सुमन ने चुकाई थी। और इतना ही नहीं, अब जरा ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए। ऑडियो प्ले होता है। सुन विक्रांत, काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आस्था को कोल्ड ड्रिंक में वो दवा पिलाकर ऐसी तस्वीरें खींचना कि वो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। जैसे ही मम्मी वो तस्वीरें नाना जी को दिखाएंगी, नाना जी उसे घर से निकाल देंगे और पूरी प्रॉपर्टी हमारी नाम हो जाएगी। फिर तेरा बाकी का 1.5 लाख रुपया तुझे मिल जाएगा। ऑडियो सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। मामी सुमन, रिया और सोनू के चेहरों का रंग सफेद पड़ जाता है। अरे थू है तुम दोनों पर, और थू है तुम राक्षसों पर जिन्होंने मेरी मरी हुई बहन की इकलौती बेटी की जिंदगी सिर्फ चंद रुपयों के लिए नरक बना दी। माय लॉर्ड, मैं खुद अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करता हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर। इस अदालत के सामने सारे डिजिटल सबूत और गवाह बिल्कुल साफ हैं। सुमन शर्मा, रिया शर्मा और सोनू शर्मा ने एक सोची समझी आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत एक मासूम लड़की के चरित्र पर दाग लगाया, उसे नशा देकर शारीरिक प्रताड़ना दी और उसे रास्ते पर भीख मांगने के लिए मजबूर किया। इसीलिए अदालत इन तीनों और विक्रांत को दोषी करार देते हुए 7 साल की कठोर कारावास जेल की सजा सुनाती है। साथ ही दीनानाथ जी की पूरी संपत्ति और मकान के कानूनी वारिस केवल और केवल आस्था शर्मा ही होंगी। आस्था बेटी, मुझे माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें जेल मत भिजवाओ। कानून को अपना काम करने दीजिए मामी जी, आपने जो बोया है वही तो काट रही हैं। लेडी कांस्टेबल मामी सुमन और रिया को घसीटते हुए और पुलिस सोनू विक्रांत को हथकड़ी लगाकर जेल की वैन की तरफ ले जाती है। कोर्ट के बाहर दीनानाथ और नानी पद्मिनी जी रोते हुए आस्था के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। आस्था बेटी, मुझे अपनी इस जमीन जायदाद पर बड़ा घमंड था। मुझे लगता था कि पैसे से तेरी जिंदगी संवार दूंगा, लेकिन असली दौलत तो सारा और उसके माता पिता के पास है, जिन्होंने तुझे तब अपनाया जब तेरे सगे मामा मामी ने तुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझ पर हाथ उठाया था। नहीं नाना जी, आप ऐसा मत कहिए, आप तो सच से अनजान थे।
धोखा तो उन अपनों ने दिया जिन पर हमने भरोसा किया था। शारदा जी, आज से हमारी पूरी जायदाद अपनी बेटी आस्था के नाम करते हैं। हम दोनों बूढ़े भी अब कुछ दिन अपनी बेटी के इस स्वर्ग जैसे ससुराल में रहेंगे और फिर भगवान का भजन करने गांव चले जाएंगे। नानी जी, ये तो आस्था का अपना घर है, आप जब चाहे यहाँ रहिए। मायके ने इसे सिर्फ अपमान और दर्द दिया था, लेकिन ये ससुराल इसे ताउम्र सिर का ताज बना कर रखेगा। आस्था बेगुनाह साबित हो जाती है और 5 महीने बाद अस्पताल के कॉरिडोर में आरव, उसके पिता रमाशंकर जी, माँ शारदा जी और नाना नानी बेसब्री से चक्कर काट रहे हैं। तभी डॉक्टर आनंद बाहर आते हैं। बधाई हो आरव जी, आपकी पत्नी आस्था ने एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। दोनों बिल्कुल ठीक है। माँ, मैं पापा बन गया। हमारे घर में छोटा मेहमान आया है। अगले दिन सुबह आस्था बेड पर बैठी है। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है जो कपड़े में लिपटा हुआ है। आरव उसके बगल में बैठा है। तभी पड़ोसन काली कलूटी और नागिन बुआ, जहरीली मौसी चोरी छिपे बच्चा देखने के और ताना मारने के इरादे से कमरे में आते हैं। अरे बच्चा तो बिल्कुल आरव पर नहीं गया, आखिर जाएगा भी कैसे? खून तो किसी और का है। सुनिए, आप सब कान खोलकर सुन लीजिए। ये बच्चा मेरा है। इसके जन्म प्रमाण पत्र पर पिता के नाम की जगह आरव रमाशंकर लिखा हुआ है। जो इंसान बच्चे को पालकर बड़ा करता है, संस्कार देता है, उसलिए पिता वही होता है, समझे? आज के बाद अगर किसी ने भी मेरे बच्चे या मेरी पत्नी के अतीत पर एक भी उंगली उठाई तो मैं सीधा कोर्ट से वारंट निकलवा कर उसे जेल भिजवाऊंगा। निकलो यहाँ से कलेश, ना बहुत देख लिया तुम लोगों का समाज। पूरा परिवार खुश हो जाता है। 5 दिन बाद पूरा घर रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा हुआ है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। आस्था एक सुंदर सी साड़ी पहने, मांग में आरव के नाम का गहरा सिंदूर सजाए, गोद में बच्चे को लिए कार से उतरती है। सास शारदा जी सोने की थाली लेकर उसकी आरती उतारती हैं। ससुर रमाशंकर जी बच्चे के नाम पर 5 लाख की FD आस्था के हाथ में थमाते हैं। गृह प्रवेश करो बेटा, इस घर की लक्ष्मी भी तुम हो और इस घर की इज्जत भी तुम हो। जिस मायके ने मुझे अपनी कोख से जनकर भी पराया कर दिया, तड़पने के लिए सड़क पर छोड़ दिया, उसी भगवान ने मुझे ससुराल के रूप में 7 जन्मों का पुण्य दे दिया। शुक्रिया आरव, मुझे और मेरे बच्चे को ये नया जीवन और सम्मान देने के लिए। सम्मान पैसे या जायदाद से नहीं मिलता आस्था। सम्मान तो सच्चे संस्कारों और अपनों के प्यार से मिलता है। अब तुम सिर्फ खुश रहो, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। सभी लोग हंसते हैं और फूलों की बारिश होती है।